सुबह के 5 बज रहे थे। घर के सामने एक टैक्सी आके खड़ी होती है। विदेशी बहुरानी अपना लगेज उतारने लगती है। फिर टैक्सी ड्राइवर को पैसे देती है। वो वहाँ से चला जाता है। सामान लेके अनामिका घर के अंदर प्रवेश करती है। मेरे कहने के बाद भी कि मैं विदेश से आ रही हूँ, राम मुझे एयरपोर्ट में लेने के लिए भी नहीं आए। और देखो अभी तक जरूर वो पड़े पड़े सो रहे होंगे। मैं अभी बेडरूम में जाके डील करती हूँ। ऐसा सोचकर अनामिका गुस्से से कॉलिंग बेल बजाती है। रमेश बड़े निश्चिंत होकर सो रहा था। उसे यहाँ तक याद भी नहीं था कि विदेश से आज उसकी पत्नी लौटने वाली है। वो एसी चला के बेफिक्र होके सो रहा था। अनामिका कॉलिंग बेल बजाती है। शारदा की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर पे उठ के बैठ जाती है। बर्तन बाहर रख दिया है, फिर भी दूध वाले को दिखता ही नहीं। अभी कॉलिंग बेल बजा है, मतलब वही होगा। ऐसा कहकर वो हॉल में आती है दरवाजा खोलने। वहाँ आके देखती है कि मॉडर्न ड्रेस में बहू रानी खड़ी है। शारदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। विदेश से आ गई बहू? हाँ माँ, वैसे राम कहाँ है? और कहाँ होगा बहू, अपने कमरे में है। तुम आज आने वाली हो, ये बात उसे नहीं बताई? निकलने से पहले मैंने उन्हें बार बार बताया था। फिर जब फ्लाइट में थी तो मेरा फोन लग नहीं रहा था। जैसे मैं पहुंचने वाली थी मैंने उन्हें एयरपोर्ट से फोन किया। देखिए फिर भी वो भूल गए और कैसे आराम से सो रहे हैं। इस तरह गुस्से से वो घर के अंदर आती है। शारदा ज्यादा कुछ कहती नहीं, दरवाजा लगा के अपने कमरे में आ जाती है। अनामिका भी लगेज लेके अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि पति बड़े आराम से सो रहे हैं। देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। रुकिए, मैं आपको सबक सिखाती हूँ। ऐसा सोचकर उसे याद आया कि उसके बैग में वाटर बॉटल है। बस वो बॉटल निकाली और पानी रमेश पे डाल दी। रमेश पानी गिरते ही डर के मारे उठ के बैठ गया। गुस्से से वो अपनी विदेशी बहू अनामिका को देखने लगता है। फिर घबरा के वो अपनी घड़ी के तरफ देखता है घड़ी में 6 बज रहे हैं। रमेश अजीब सा चेहरा बना के देखने लगता है। अनामिका बिना बात किए हुए चुपचाप बिस्तर पे सो जाती है। 2-3 घंटे के बाद अनामिका की नींद खुलती है। फ्रेश होकर वो हॉल में आती है। हॉल में बहुत ज्यादा गर्मी थी। ऊपर देखती है तो पंखा चल नहीं रहा था, एसी काम नहीं कर रहा था। बाहर गर्म हवा चल रही थी और घर के अंदर ठंडी हवा थी नहीं। माँ जी, एसी ऑन कीजिए ना। ऐसी परिस्थिति है कि एसी तो नहीं चल पाएगा, पर तुम्हारे लिए हम फैन चला देंगे। कुछ समझ नहीं पाई माँ जी। गर्मी का मौसम है ना बहू, बिजली नहीं रहती है, पानी की भी दिक्कत होती है। फिर माँ जी, बिजली कब तक आएगी? कब गया, क्यों गया, कब तक आएगा, हमें कुछ भी नहीं पता बहू। इसका मतलब मैं गलत वक्त में आ गई यहाँ। ये तुम क्या गर्मी देख रही हो अनामिका, और ज्यादा गर्मी होगी और परिस्थिति खराब होगी। आपकी बातें सुन के मुझे डर लग रहा है। लगता है जैसे आई थी वैसे वापस भी जाना पड़ेगा। अभी अभी तो आई हो, फिर इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो बहू? इतनी गर्मी होगी तो विदेश ना जाके कैसे रहूंगी? वो तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कह रहा था। थोड़ी देर रुको, बिजली आ जाएगी, चिंता की कोई जरूरत नहीं। हाँ बेटा, जब तक करंट नहीं आता तुम जाके नहा धो के आओ। सास खाना बनाइए, आके गर्मा गर्म खा लो। पिताजी, पहले से इतनी गर्मी है जो सहा नहीं जा रहा है, ऊपर से गर्मा गर्म खाना हम कैसे खाएं? ऐसा कहकर वो अपने बेडरूम में चली जाती है। वहाँ खिड़की खुली हुई थी, गर्म हवा अंदर आ रही थी, इसीलिए कमरा भी गर्म हो चुका था। अनामिका कमरे में रह नहीं पा रही थी। वो भागकर बाहर आ जाती है। उसे देखकर सभी लोग बड़े घबरा जाते हैं। क्या हुआ बहू, तुम भागकर कमरे से क्यों बाहर आई? उस कमरे से तो ये हॉल ही बेटर है माँ जी। बाप रे, इतनी गर्मी की सहा नहीं जा रहा है वहाँ पे। फिर एक काम करो बहू, बेटे के साथ खेत देख कर आओ। चारों तरफ खेत, हरियाली, फसल है, ठंडक भी है, गर्म हवा से भी दिक्कत नहीं होगी। प्रसाद के कहने पे धूप में ही रमेश बाइक पे बैठा के अनामिका को खेत की तरफ ले जाता है। हरे हरे खेतों के बीच अनामिका एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। उसमें अनामिका को बहुत खुशी मिली। पर जैसे जैसे समय निकलता गया, सूरज की गर्मी और ताप भी बढ़ने लगी। बाप रे, अब तो यहाँ भी गर्मी है, मैं सह नहीं पा रही हूँ। ऐसा कह के अनामिका पास के एक छोटे से तालाब में जाके तैरने लगती है। अब चूंकि पानी ठंडा था, इसीलिए तैरने से अनामिका को थोड़ी राहत मिलती है। वाह, यहाँ पे तैरने में ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है।
मैं शाम तक यहीं पे तैरती रहूंगी। अनामिका को खुशी खुशी तैरते हुए देख रमेश उसके पास आता है। अनामिका, इतनी धूप में तुम अगर तैरोगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। मेरी बात सुनो, तुम वहाँ से तुम जल्दी बाहर निकल आओ। मैं नहीं आऊंगी, पानी अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे शाम तक तैरती ही रहूंगी। जब वो ऐसा कह ही रही थी तभी रमेश और अनामिका से थोड़ी दूर पे ही एक आदमी 2 भैंसों को लाकर उन्हें नहला रहा था। वो भैंसे भी पानी को देखकर बहुत खुश थे। ये देखकर रमेश हंसने लगता है। मैं कहूँगा तो सुनोगी नहीं, एक बार बाहर आके देखो। उसके कहने पे अनामिका बाहर आके देखती है कि एक किसान 2 भैंसों को वहाँ पे नहला रहा है। ए चिची! जिस पानी से वो अपने भैंसों को नहला रहा है उसी पानी से तुम भी नहा रही हो। अगर फिर भी तुम यहाँ तैरना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर रमेश हंसने लगा तो अनामिका को बड़ा गुस्सा आया। वो रमेश को गुस्से से देखने लगी। फिर उसी नदी के तरफ एक लड़का अपने कंधे पर पैंट को रखकर और पानी की तरफ जाने लगा। ये देखकर रमेश हंसते हंसते जमीन पे गिर गया। रमेश को देखकर अनामिका मन ही मन सोचने लगी, ये इतना क्यों हंस रहे हैं? ऐसा सोचकर वो उस लड़के को देखती है। कंधे पे एक पैंट रख के वो लड़का नदी के किनारे खड़ा था। अनामिका एक पल भी उस पानी में ना रुकते हुए अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके ये भी भूल जाती है कि गर्मी है। वो पानी से निकल के भागते हुए मिट्टी के रास्ते से होकर सीधा घर पहुंच जाती है। सीधा बाथरूम में जाके वो अच्छे से नहाती है। 1 घंटे बाद रमेश घर लौट आता है। अपने परिवार को पूरी कहानी बताता है। सुनकर सब बहुत हंसते हैं। और बस 10 दिनों के अंदर ही बहू अनामिका एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने सोचा कि बाजार जाके कुछ सब्जियां ले आए। इसीलिए सोफे से उठ के हाथ में बैग लेकर वो हॉल में आती है जहाँ शारदा फोन पे अपने पति प्रसाद से बात कर रही थी। अनामिका जब उनके पास जाती है, शारदा देखती है कि गर्भवती बहू अनामिका हाथ में बैग लेके उनके सामने खड़ी है। तब वो फोन पे कहती है, अजी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बहू यहाँ पे आई है। ऐसा कहकर शारदा फोन रख देती है और बड़े ही प्यार से अपनी बहू से कहती है, क्या हुआ बहू, थैला लेके यहाँ आई हो? माँ जी आज हटिया है ना, अगर आप कुछ पैसे देंगी तो मैं बाजार जाके सब्जियाँ ले आऊंगी। मैं चली जाऊंगी बहू, डॉक्टर ने तुम्हें प्रसव का डेट दे दिया है ना? हाँ माँ जी, अभी और 10 दिन बाकी है। आप पैसे दीजिए, मैं जल्दी से सब्जियाँ ले आती हूँ। फिर अगर अंधेरा हो गया तो वहाँ की रोशनी में सब अच्छा ही दिखता है, चमकने लगता है। गलती से मैं फिर सड़ा हुआ उठा के ले आऊंगी। सावधानी से जाना बहू, अगर तुम्हारे पिताजी और पति को पता चल गया मैंने तुम्हें बाजार भेजा है तो वो मेरा जीना हराम कर देंगे। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी और आप भी उन्हें नहीं बताएंगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा भला? फिर संभल के जाना बहू। इस तरह से कहती है और सब्जियां खरीदने के लिए उसे पैसे दे देती है। वो पैसे लेके अनामिका अपने घर से पैदल पैदल बाजार के तरफ चली जाती है। बीच रास्ते में शहर में रहने वाली उसकी एक दोस्त राधिका उसे मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हाय हेलो करती है। फिर बातचीत करते करते वो दोनों आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद राधिका को अनामिका के पति रमेश, जो एक पेड़ के नीचे हाथ में लंच बॉक्स लेके खड़े हैं, वो दिख जाते हैं। उन्हें देखकर वो अनामिका से कहती है, अरे अनामिका, जब मैंने पूछा तुम्हारे पति के बारे में, तुमने कहा काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। फिर पेड़ के नीचे डब्बा लेकर वो क्यों खड़े हैं? कौन से पेड़ के नीचे? किसी और के साथ तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रही हो ना? कहाँ है? ऐसा कहते हुए उसकी नजर उस पेड़ पे पड़ती है जहाँ रमेश एक बैग लेके नीचे खड़ा हुआ था। फिर वो मनी मन सोचती है, उन्होंने तो कहा था कि काम के सिलसिले से वो दूसरे गांव जा रहे हैं, फिर ये पेड़ के नीचे बैग लेके क्यों खड़े हैं और किसका ही इंतजार कर रहे हैं? मैं सच देख रही हूँ या सपना है? इस तरह से सोच के वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। उसे रमेश दिख जाते हैं जो एक बैग पकड़ के खड़े हुए थे। ये कोई सपना नहीं है, जो मैं देख रही हूँ ये सच है। पेड़ के नीचे जो आदमी बैग लेके खड़ा है वो मेरा पति है। फिर उन्होंने क्यों कहा कि काम के सिलसिले से वो दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन वो तो यहीं पे है। जब अनामिका ऐसा सोच ही रही थी तभी राधिका कहती है, अरे तुमने देखा ना, तुम्हारे पति है ना? हाँ, मुझे लगा था तुम साथ चलोगी तो अच्छा होगा, इसीलिए मैंने कह दिया। तुम और तुम्हारा बड़प्पन, मैं अब जा रही हूँ, तुम अपने पति के साथ आओ। ऐसा कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। फिर पेड़ के पास खड़े रमेश को देखकर अनामिका,
आपने कहा कि काम के सिलसिले से आप दूसरी जगह जा रहे हैं और इस तरह से आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अपने माता पिता पत्नी से छुपाकर मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप कौन सा महान काम करने जा रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मुझे धोखा देंगे। ऐसा कहकर वो बहुत दुखी हो जाती है और फिर रमेश की नजरों से बच के वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाती है। फिर एक ऑटो आता है और उसमें बैठकर रमेश निकल जाता है। अनामिका परेशान हो जाती है। वो दूसरी ऑटो लेकर उस ऑटो के पीछे पीछे जाने लगती है। भैया, इस ऑटो के पीछे पीछे चलिए आप। ये ऑटो जहाँ जाएगा मैं वहीं जाने वाली हूँ। अच्छा बहन, समझ गया। तुम्हारे और भैया में लड़ाई हो गई और इसीलिए भैया नाराज होकर चले गए। ठीक है, ये ऑटो जहाँ जाएगा उसी का पीछा करते हुए मैं भी चला जाऊंगा। ऐसा कहकर ऑटो ड्राइवर सामने वाले ऑटो का पीछा करते हुए जाने लगा। फिर रमेश का ऑटो श्री कृष्णा कॉलोनी में एक घर के सामने जाके रुक जाता है। अनामिका ने अपना ऑटो उस ऑटो से थोड़ी दूर पे ही रोक दिया। रमेश पैसे देकर उस घर के अंदर चला जाता है। अनामिका भी ऑटो ड्राइवर को पैसे देकर उस घर के तरफ चली जाती है। अनामिका जाके घंटी बजाती है। 2 मिनट बाद शोभना नाम की एक महिला जो कि बहुत ही खूबसूरत थी आके दरवाजा खोलती है। अपने सामने गर्भवती अनामिका को देखकर, बताइए क्या चाहिए आपको? मैं आपके पति से अपने पति के बारे में बात करने आई हूँ। हाँ हाँ, अंदर आइए ना। ये सुनकर अनामिका घर के अंदर आती है। शोभना अंदर जाके रमेश को बुला कर ले आती है। रमेश वहाँ पे अनामिका को बिल्कुल नहीं पहचान पाया। वो ऐसे बात करता है कि मानो उसने अनामिका को कभी देखा ही नहीं। बताइए, आप कौन हैं? आपकी समस्या क्या है और आपके पति को क्या हो गया है? उसकी बातें सुन के अनामिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपना हाथ का बैग फेंकती है और रमेश के पास आके उसके गालों पे जोर से एक तमाचा लगाती है। उसके बाद रमेश और शोभना दोनों ही आश्चर्य होकर अनामिका को देखने लगते हैं। बिल्कुल उसी वक्त शारदा का बेटा रमेश शारदा के घर के अंदर प्रवेश कर रहा होता है और यहाँ अनामिका और शोभना एक दूसरे से लड़ रही थी। शारदा और रमेश अनामिका के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। फिर अचानक से अनामिका का सेल फोन बज उठता है। अनामिका रोते रोते अपना फोन का नंबर देखती है सासू माँ का फोन आ रहा है। अनामिका उस फोन को उठाती है। हेलो माँ जी, मुझे ठगा गया है। हेलो अनामिका, मैं बोल रहा हूँ। ये सुनकर अनामिका अपने पति की आवाज पहचान लेती है। फिर वो देखती है कि शोभना के पास ही रमेश खड़ा है, पर वो तो फोन पे बात नहीं कर रहा है। तब अनामिका को समझ में आता है दोनों इंसान अलग अलग है। जल्दी से वो पूरी कहानी अपने असली पति रमेश को बताती है। फिर जल्दी से रमेश अपनी माँ शारदा को साथ लेके अनामिका के दिए हुए पते पर पहुँच जाता है। रमेश की तरह ही हूबहू देखने में सुरेश की माँ कल्पना भी वहाँ पे आती है। वो आके शारदा को पहचान लेती है। शारदा जी, आप कैसी है? मुझे माफ कीजिएगा। तुमने मेरे जुड़वा बच्चों से एक बच्चे को ले आकर उसे पाला है। कहते हुए शारदा की आंखें नम हो जाती है। उस दिन आपने अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था। साहब ने कहा कि वो 2 बच्चे पाल नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने एक को दे दिया। मेरे बच्चे नहीं थे, पर मैंने सुरेश को लॉयर बनाया। ये सुनकर रमेश जल्दी से अपने पिताजी प्रसाद को फोन लगाता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। प्रसाद भी वहाँ से निकल जाते हैं और रमेश के बताए हुए पते पर आके पहुँचते हैं। सुरेश को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। हाँ, तुम दोनों ही मेरे बेटे हो। उनके ऐसे कहने पर अनामिका और शोभना बहुत खुश होती है कि आखिरकार रमेश और सुरेश एक आदमी नहीं है। फिर अपने अपने पतियों के साथ वो सुखी जीवन बिताने लगती है।